नमस्कार दोस्तों, विजय एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो सीरीज आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज है। तो इसके अंतर्गत आपके एसएससी द्वारा कंडक्ट किए गए अलग अलग एग्जामिनेशंस के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और उनमें से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, हम उनको भी मार्क करेंगे। और साथ ही साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपके ऑप्शंस के अंदर होती है उनको भी हम लोग टैकल करेंगे। तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन पेपर आप लोग देख रहे हैं, ये 26/10/2023 सीजीएल का पेपर है, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, और ये क्वेश्चन जो है, सबसे पहली चीज अगर हमने इस क्वेश्चन को समझनी है तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है। यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग के ऊपर ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित आर्टिकल्स दिए गए हैं, और दूसरे मतलब उसका आर्टिकल्स और उनके सामने का मेन कंटेंट आपका इसके अंदर दिया गया है। अब इसमें ये पहला क्वेश्चन जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो सवाल है, सुपर इंटेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। चुनाव के अधीक्षण, निरीक्षण और नियंत्रण एक चुनाव आयोग के अंतर्निहित किया जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 324। ठीक है। अब पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन लेजिस्लेचर। दोस्तों ये वाला जो आपका पार्ट है, ये आर्टिकल 327 के अंतर्गत आता है, और चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप पर रोक, और ये आपके आर्टिकल 329 के अंदर आता है। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर है वो ये है। अब इससे संबंधित अगर हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी बॉडी है जो उन सारे चुनावों को कंडक्ट कराती है जो नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट इलेक्शंस होते हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, आपका राज्यों के एमएलए का चुनाव, या हमारी संसद का चुनाव, संसद के दोनों सदनों के चुनाव। तो इन चुनावों को कंडक्ट करने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेन भूमिका निभाता है। साथ ही साथ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका दल बदल कानून दिया गया है, तो दल बदल कानून की जो रूपरेखा है उसका गठन करने का काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही है। तो दोस्तों इस इंफॉर्मेशन को यहां समाप्त करते हुए हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल जो है, इसमें अगर आप लोग देखिए तो एक तरफ आपको कुछ केमिकल कंपाउंड्स दिए गए हैं, और दूसरी तरफ हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली कुछ वस्तुओं को दिया गया है, जो आपका जो आप जिनमें ये केमिकल्स पाए जा सकते हैं। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपका दोस्तों कुकुरमिनॉइड्स। अब कुकुरमिनॉइड्स के अंदर इसमें सबसे पहला पार्ट अगर आप देखो तो यहां पे एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कुकुरमिन। अब ये जो कुकुरमिन है, ये आपका एक पिगमेंट है जो येलो कलर प्रोवाइड करता है, और येलो कलर का इनमें से कौन सी चीज होती है दोस्तों, ये है आपकी हल्दी। ठीक है। तो अगर आप इस ऑप्शन के अंदर देखिए क्वेश्चन करने का मैं आप लोगों को एक मेथड बताता हूं। देखिए अगर हम देख रहे हैं ए का 3, तो ए का 3 हमारे पास यहां पे केवल 2 ऑप्शन है जिसमें ए का आंसर 3 है, मतलब किसी भी कंडीशन में ये और ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। ठीक है। चलिए मान लीजिए आपको ब्लैक जो कुकुरमिनॉइड के बाद सिनियोल, ये आपको नहीं पता, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो आपने आज तक नहीं देखा है। यूजिनॉल भी हो सकता है आप लोगों ने जीवन में नहीं देखा हो, पर पाइपरिन ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके बारे में सुनने में हमें एक सब्सटेंस आता है पाइपरिन। इट इज अ पॉसिबिलिटी कि ये एक ऐसी चीज में मिलता होगा, ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर को पेपर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें पाइपरिन पाया जाता है, यानी इसमें जो डी वाला ऑप्शन है इसका आंसर जो है वो सेकंड होने वाला है। तो ए का 3 और डी का 2 ये केवल एक ही ऑप्शन में है, और वो है आंसर आपका 2, यानी कि बी का फर्स्ट यानी बीज यानी सिनियोल जो है वो आपका कार्डिमम में पाया जाता है, और यूजिनॉल जो है वो आपका क्लोव्स में पाया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है
कि हमारी वैज्ञानिक गणना के आधार पर हमारी जो पृथ्वी है इसकी आयु कितनी है। ठीक है, तो बच्चों ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका जो उत्तर है वो ये है, 4.5 अरब साल हमारी पृथ्वी की आयु मानी गई है। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो सवाल आपके पास है ये कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद फॉलिंग कोकोनट्स, स्पीडिंग कार्स, रोलिंग स्टोन या फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार गाड़ियों, लुढ़कते पत्थरों और विमानों में किस प्रकार की ऊर्जा संबंधित है। देखिए दोस्तों, जो एनर्जी होती है वो एक एनर्जी यानी किसी भी कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा के कई सारे रूप होते हैं। हमारे पास गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रेडिएशन एनर्जी यानी कि विकिरण एनर्जी हो गई, ठीक है, या इलास्टिक एनर्जी हो गई। तो ऊर्जा किसी भी रूप में हो सकती है। यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए। अब जब भी हम कहते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, ये किसी भी वस्तु में तब होती है जब कोई वस्तु किसी स्थिति में ठहरा हुआ होता है। जैसे एक बांध में यानी कि एक डैम में जो वाटर रिजर्वायर होता है, वहां पे जो पानी आपका रुका हुआ है उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी है। या एक धनुष जो है उसमें तीर जो है वो ताना गया है, या कोई वस्तु एक ऊंचाई पर रखी हुई है, तो ऐसी वस्तु के अंदर उसकी स्थिति के कारण, वो जिस स्थिति में है उस स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब भी कहीं से कोई विकिरण निकलता है, रेडिएशन निकलता है, ठीक है, तो उसमें रेडिएशन एनर्जी होती है। ठीक है, जब कोई भी वस्तु गतिमान होती है यानी कि ये मूव कर रही होती है, तो मूवेबल एनर्जी जो है उसी को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ये। और इलास्टिक एनर्जी यानी इलास्टिसिटी क्या होता है, किसी भी वस्तु का एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जब भी हम उस वस्तु पे कोई भी बल लगाते हैं, कोई भी एनर्जी लगाते हैं, तो जैसे ही आप उस एनर्जी को हटाते हो, जैसे उस फोर्स को रिमूव करते हो, तो वो वस्तु जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। कई बार इसके ऊपर एक क्वेश्चन ये पुट किया जाता है कि सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ वस्तु यानी सर्वाधिक इलास्टिक वस्तु क्या होती है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो होता है स्टील। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ को, और अगला सवाल ये है। तो अगला सवाल ये कह रहा है कि एक आदर्श गैस के लिए एसआई इकाइयों में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी। यानी 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे एक आइडल गैस के लिए एसआई यूनिट्स में ये कितनी होगी। तो दोस्तों ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसका उत्तर जो है वो 6.17 इंटू 10 टू द पावर -21 जूल की एनर्जी है, और ये एक ऐसी वैल्यू है जिसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ को। अब ये क्वेश्चन कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन बादशाहनामा, यानी बादशाहनामा की रचना किसने की थी। अब दोस्तों बादशाहनामा, अब सबसे पहले तो हम देखते हैं यहां पे 4 राइटर्स दिए गए हैं और एक ये बायोग्राफी हमें दी गई है। ठीक है, अब ये जो 4 राइटर्स हैं, इन 4 राइटर्स में एक राइटर तो ये है बाबर, और ये बाबर जो है वो संस्थापक है मुगल वंश का। ठीक है, तो बाबर जो है वो मुगल वंश का संस्थापक है। इसके अंतर्गत जो हमारे पास बाकी जो 3 लोग हैं, ये कौन कौन है। अबुल फजल, इन्हें क्रेडिट किया जाता है अकबर की लाइफ के लिए। तो जो आपके अकबर थे, बादशाह अकबर थे, तो बादशाह अकबर के अंतर्गत ये जो हमारे बादशाह अकबर थे, ये आपके पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, तो इन्होंने स्वयं अपनी जीवनी नहीं लिखी है, यानी अपने लाइफ के बारे में ऑटोबायोग्राफी इन्होंने नहीं लिखी है। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी ये आपकी अबुल फजल ने लिखी है। अबुल फजल के बारे में एक और बहुत खास तथ्य है, वो ये है कि अबुल फजल जो थे, बादशाह अकबर ने आपका एक धर्म बनाया था। ठीक है, जिस धर्म को कहते हैं दीन इलाही, और उस दीन इलाही के पहले पैगंबर अकबर ने अपने आप को घोषित किया था, और इस दीन इलाही के पहले जो प्रीस्ट थे,
फर्स्ट प्रीस्ट थे इसके, वो अबुल फजल थे। ठीक है, अच्छा, अब्दुल हामिद लाहौरी। अब अब्दुल हामिद लाहौरी जो है बच्चों, ये बादशाह नामा के लेखक है। बाबर मुगल वंश के संस्थापक है और इसने एक पुस्तक लिखी है जिसको कहा जाता है तुजुक ए बाबरी, जिस पुस्तक को कहते हैं हम लोग तुजुक ए बाबरी। ये जो तुजुक ए बाबरी है, ये मध्यकाल की शुरुआत में और खासतौर से जब मुगल आए थे उस समय पे भारत की स्थिति कैसी थी, यहां पे कौन कौन से मुख्य राजवंश थे जो शासन कर रहे थे, और साथ ही साथ यहां पे मूलतः किस प्रकार की फ्लोरा फौना यानी पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते थे, उसका एक बहुत ही सटीक या एक सही वर्णन हमें इस तुजुक ए बाबरी में मिलता है। साथ ही साथ ये बाबर की जीवनी तो है ही। इनायत खान, अब ये जो इनायत खान है ये शाहजहां के कंटेम्प्रेरी थे और इन्होंने शाहजहां की जीवनी शाहजहां नामा की रचना की है। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ को। और अगला सवाल जो है बच्चों, ये आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सा कैंसर का एक रूप है, इनमें से कौन सा कैंसर है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अक्सर क्या होता है जब भी हम लोग एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को देख रहे होते हैं तो उन क्वेश्चंस में अक्सर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम किसी भी क्वेश्चन को अंग्रेजी में पढ़ के और अंग्रेजी में अटेम्प्ट करें, पर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन सवालों में, और खासतौर से कुछ क्वेश्चंस अगर ऐसे आते हैं जैसे विज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में आपसे पूछ लिया गया या कुछ बीमारियों के बारे में पूछ लिया गया, तो कई बार क्या होता है जब आप उस ऑप्शन को देखें तो एक बार ये कोशिश करें कि उस ऑप्शन को आप एक बार हिंदी में क्रॉस चेक जरूर करें, चाहे आप कोई भी एग्जाम अपेयर कर रहे हो। और कई बार ऐसा होता है कि हमें हिंदी में उस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर ही मिल जाता है। अच्छा, अब उदाहरण के लिए जैसे यहां पे अगर हम लोग देखें तो लिम्फोमा, अब लिम्फोमा को हिंदी में लिम्फोमा ही लिखा गया है। अब लिम्फोमा का बेसिकली मीनिंग होता है कि जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं ये उनका कैंसर होता है। कार्सिनोमा कैंसर के लिए यानी एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर जो ऊतकों की एक पूरी की पूरी लेयर्स पाई जाती हैं, जो हमारे आंतरिक अंगों में पाई जाती है, उनको हम एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। और उनमें अगर कैंसर हो गया तो उसको कार्सिनोमा कहा जाता है। ठीक है, अगला जब हम लोग कहते हैं सार्कोमा, तो सार्कोमा जो है वो हमारी अस्थियों का यानी बोन्स का, और बोन्स के अलावा ये आपका जो हमारी कार्टिलेज होती हैं यानी उपअस्थियां होती हैं, उनका अगर कैंसर होता है तो उसे सार्कोमा कहा जाता है। ग्लूकोमा, ये बच्चों काला मोतियाबिंद है। काला मोतियाबिंद क्या स्थिति हुई, जब हमारे आंख के पीछे का एक जो द्रव्य होता है उस द्रव्य के ऊपर, जब उस द्रव्य के कंसंट्रेशन के बदलने के, द्रव्य इन्फेक्टेड हो गया और उस द्रव्य के इन्फेक्ट होने के बाद जब उसका दबाव हमारे आंखों के लेंस पे पड़ता है तो नेत्र लेंस जो है उस पे दबाव पड़ने के कारण धीरे धीरे जो हमारा नेत्र लेंस होता है वो डैमेज होने लगता है, और उसके डैमेज होने के कारण धीरे धीरे हमारी जो दृष्टि है वो जाती चली जाती है। इस स्थिति को हम लोग काला मोतिया कहता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो भी आपका काला मोतिया होता है इसमें हमारा पेरिफेरल विजन मतलब हमारा जो ये वाला विजन है ये धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाता है, यानी ये धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो इनमें से क्वेश्चन ही आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैंसर, तो इनमें से कैंसर कौन सा नहीं है, काला मोतिया। ठीक है, ये केवल एक संक्रमण है, ये कैंसर नहीं है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, यहां पे आपके अगेन दो मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं और इनको आपने आपस में मैच करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत सरल सा तरीका है। जैसे मैंने आपको वही जो आपका फंडा बताया था मैच द फॉलोइंग के अंदर, देखो हमने क्या करना है, कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड जो है ये क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ये पानी में मिलती है। चलो एक फैक्ट और समझाता हूं मैं आपको, एक बेसिक सा फंडा समझाता हूं। जितने भी नॉन मेटल होते हैं, जितने भी नॉन मेटल होते हैं, इन नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स होती हैं, नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड्स होती हैं, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में जब भी आप पानी मिलाओगे तो इससे अम्ल का निर्माण होता है, यानी कि एसिड बनता है।
कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप पानी में मिलाओगे तो आपको कार्बोनिक एसिड मिलेगा, HCO3 मिलेगा। और इस कार्बोनिक एसिड यानी यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये पहली बात हुई। दूसरा, अब जो हमारा स्पार्कलिंग वाटर होता है, स्पार्कलिंग वाटर का मतलब क्या हुआ बेटा, जिसको हम सोडा कहते हैं। तो ये जो सोडा है, सोडे का निर्माण कैसे किया जाता है, हम पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके डालते हैं और उस कंप्रेस करके डालने की वजह से जो है हमें सोडा मिलता है। तो यानी कि जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसमें से कौन सी गैस निकल रही होती है, तो उसमें से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है। तो ऑब्वियसली बात है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित होगी उसी गैस में आपका कार्बोनिक एसिड पाया जाएगा, है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई वाटर में। तो अब इनमें से अगर हम लोग देखो, आप 4 ऑप्शन देखिए, अब 4 ऑप्शन देखने के बाद आपको मिलेगा भैया कार्बोनिक एसिड ऑब्वियस सी बात है किसमें पाया जाएगा, सोडा वाटर में मिलेगा। अब ए का 3, ठीक है, यहां पे अगर आप देखो तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए का आंसर 3 है, ठीक है, और वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, है ना, सिंपल। तो ए का 3 यानी कि सोडा वाटर जो है उसमें कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, बी का 4 यानी लॉरिक एसिड पाया जाता है कोकोनट मिल्क में, इसके बाद सी का 2 बटर में पाया जाता है ब्यूटेरिक एसिड, और डी का 1 यानी कि मस्टर्ड ऑयल में पाया जाता है आपका एरियोसिक एसिड। ठीक है, एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, और अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला, अब ये हमसे पूछ रहा है कि जो खट्टे फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं, इनका प्रोडक्शन कहां होता है। तो बच्चों सिट्रस फ्रूट का जो प्रोडक्शन है, इसके प्रोडक्शन का सबसे महत्वपूर्ण सेंटर होता है आपका भूमध्य रीजन यानी मेडिटेरेनियन रीजन। तो मेडिटेरेनियन रीजन जो है वो आपका फेमस है सिट्रस फ्रूट के प्रोडक्शन के लिए, सिट्रस यानी खट्टे फलों के उत्पादन के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। चलिए अब अगला जो सवाल है वो आता है कि भैया कि निम्न में से किस विदेश यात्री के अनुसार ध्रुवसेन द्वितीय इलाहाबाद में हर्ष की सभा में शामिल हुआ था। ठीक है, अच्छा अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो एक छोटा सा फंडा समझा रहा हूं मैं आपको। देखो भारत में आने वाले जो चीनी यात्री हैं, 3 प्रमुख चीनी यात्री भारत आए हैं, फाहियान, हुएनसांग और इत्सिंग। ठीक है, इसमें आप याद रखिए हुएनसांग की स्पेलिंग एच से शुरू हो रही है और एच से ही शुरू हो रहा है हर्ष। अब हर्ष यहां पे मतलब है हर्षवर्धन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो है हुएनसांग किसके समय में, हुएनसांग ने के समय पे ही जब जो हर्ष था इसने क्या करी थी, आपकी इलाहाबाद में एक संगति बुलाई थी और इस इलाहाबाद संगति में अलग अलग लोग आए थे। इवन हुएनसांग ने भी इस संगति में, एक बौद्ध संगति थी, इस बौद्ध संगति को इसने अटेंड किया था। पहला यात्री यानी कि ये जो फाहियान है, ठीक है, ये था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। तो फाहियान जो है बेटा ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में है और इसके समय पे हमें गुप्त, इसकी जो राइटिंग है, इसका जो यात्रा वृत्तांत है, उसके माध्यम से हमें गुप्त साम्राज्य के शासन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पता लगता है। इत्सिंग, इसका जो यात्रा वृत्तांत है बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और खास तौर से ये भी गुप्त साम्राज्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इत्सिंग की जो लेखनी है उस लेखनी में हमें उल्लेख मिलता है श्रीगुप्त का। ठीक है, और श्रीगुप्त से हमें याद रखना है गुप्त साम्राज्य के या गुप्त डायनेस्टी के, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो बच्चों ये थे श्रीगुप्त। ठीक है, तो श्रीगुप्त का उल्लेख किया है इत्सिंग ने। ठीक, अगला मार्को पोलो। अब ये मार्को पोलो जो है इसके बारे में
इसकी जो राइटिंग है उसमें काकतीय वंश की के बारे में पता लगता है, दक्षिण के काकतीय वंश के बारे में। और ये अपनी एक पुस्तक है इसकी, इसने जो आपकी इसका यात्रा वृत्तांत है, इसे कहा जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड। मार्को पोलो मंगोलों के यहां पे भी, इनके कोर्ट में भी काफी समय रहा था और खासतौर से कुबलाई खान के जो शासन प्रशासन है उसके बारे में इसके बुक्स के अंदर बहुत अच्छा खासा वर्णन हमें देखने को मिलता है। कुबलाई खान जो है वो जंगेज खान का पोता था। ठीक है, चलिए, और इससे आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक, और अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये है हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि 11वां प्रश्न। अब 11वें प्रश्न में अगेन ये एक मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो यहां पे कुछ इसमें जो दो ऑप्शंस दे रखे हैं, अगर आप देखिए तो यहां पे एक तरफ हमें नदियों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ हमें दे रखे हैं उन नदियों के उपनाम या उस नदियों से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। अब दोस्तों, इसमें भी हम अपनी वही पहले वाली ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सबसे पहले एरिया ऑफ बैडलैंड टोपोग्राफी या बैडलैंड स्थलाकृति क्षेत्र कौन सी नदी बनाती है, मान लो ये हमें नहीं पता है, तो दूसरा ऑप्शन की तरफ को हम लोग जाएंगे। वृद्धगंगा किसे कहा जाता है, या वृद्धगंगा। दोस्तों देखो, एक नदी है दक्षिण में जिसको हम कहते हैं गोदावरी, इसे दक्षिण गंगा, वृद्धगंगा, इन दोनों नामों से जाना जाता है, यानी कि हमारे ऑप्शन बी का जो आंसर है वो हो गया गोदावरी। फिर सांगपो। अब सांगपो जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है अपने उद्गम स्थल पे। तो जब ब्रह्मपुत्र तिब्बत में बहती है तो ये सांगपो के नाम से जानी जाती है। सौरो ऑफ बिहार, यानी कि बिहार का शोक, बेटा बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। और बैडलैंड टोपोग्राफी, अब इसमें हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचा, यानी कि चंबल। यानी इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। और अगर हम बात करें ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2, ये ऑप्शन के हिसाब से ये हमारा आंसर है और ये आंसर नहीं है। चलिए, अब इसमें एक थोड़ी सी मैं जानकारी आपको ये बिहार के शोक के बारे में भी दे देता हूं। असल में जो कोसी नदी है, शब्द कोसी का मतलब होता है कोसना, और कोसी नदी जो है वो 7 नदियों की धाराओं से मिलने से बनती है, जिसे हम सप्तकोसी कहते हैं। और इस कोसी नदी की जो प्रॉब्लम है, ये कह लीजिए इसकी एक खासियत ये है कि ये नदी में बार बार आपका फ्लड आता रहता है। तो इस फ्लडिंग के कारण ये बिहार का शोक कहलाता है, और साथ ही साथ उस फ्लड के साथ साथ ये अपनी गति में भी परिवर्तन या अपनी दिशा में भी परिवर्तन करती रहती है, इसलिए हम इसे बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है गाइस, तो हमारा अगला प्रश्न जो है, Which of the following option represents the total income earned by individual from all sources before deduction of income taxes? ठीक है बच्चों, कर लगने से पूर्व किसी व्यक्ति के द्वारा कमाया गया जो कुल धन होता है वो क्या कहलाता है? बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं पर्सनल इनकम, यानी कि व्यक्तिगत आय। और इसी व्यक्तिगत आय के ऊपर, पर्सनल इनकम्स के ऊपर ही आपका इनकम टैक्स लगता है, इसी के ऊपर आपका इनकम टैक्स आरोपित किया जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए, अब इसमें अगले सवाल की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो यहां पे ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, अब इसमें अगर आप लोग देखिए तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, रिवोल्ट ऑफ 1857, तो 1857 की क्रांति के समय पे मेरे प्यारे बच्चों आपका लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। दूसरी तरफ वुड्स डिस्पैच बिल 1854 का है, और 1854 में भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो आपके
डलहौजी थे। यानी ये दो ऑप्शन है, जिन दो ऑप्शंस को इंटरचेंज किया गया है। यानी इसका जो आंसर है वो आपका होगा फर्स्ट और थर्ड ओनली, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, चलिए यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और ये सवाल क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल क्रिटिसिज्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन, कि भैया जो आपका निजीकरण है उस निजीकरण को हम किस किस आधार पे या किस आधार पे इसकी आलोचना की जा सकती है। सबसे पहला अगर हम लोग देखें, निजी व्यवसायों में अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप। बच्चों जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो उसके अंदर सरकारी हस्तक्षेप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा आ जाता है रिड्यूस्ड कंपटीशन एंड इनोवेशन इन मार्केट। बच्चों जब भी प्राइवेटाइजेशन होता है, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण होने के बाद, निजीकरण का मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर आपका कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। तीसरा, लिमिटेड एक्सेस टू इसेंशियल सर्विसेज फॉर मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन और एक्सपेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड एफिशिएंसी इन पब्लिक एंटरप्राइजेस। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है आपका ये थर्ड वाला। थर्ड वाला इसका आंसर इसलिए है क्योंकि जब भी आपका निजीकरण होता है तो निजीकरण जो है वो असल में एक समाजवादी मॉडल नहीं है, सोशलिस्ट मॉडल नहीं है। अगर कोई चीज सोशलिस्ट मॉडल की होती है तो इसमें पॉपुलेशन के यानी जनसंख्या के हर वर्ग का ध्यान रखा जाता है, जबकि जब जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी कैपिटलिस्ट नेचर की होने लगती है, जो कि निजीकरण के कारण होता है, तो यानी कि पूंजीवादी होने लगती है, तो ऐसे में वो लोग जिनकी आय कम है, जिनकी इनकम कम है और जो बिल्कुल मार्जिन पे रह रहे हैं, उन लोगों के लिए जो सेवाएं हैं उनके एक्सेस में कमी आती है। ठीक है, यही कारण है हम लोगों ने हमारी अर्थव्यवस्था का जो नेचर है वो आपका मिक्स्ड बनाया गया है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होने के कारण हमारे यहां पे निजीकरण तो हुआ है, पर निजीकरण ऐसा नहीं हुआ कि जो पब्लिक है उसका एक्सेस आवश्यक सेवाओं पे नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ को। और अगला सवाल जो है वो आपका है कि भारत माला योजना के कंटेक्स्ट में, ये आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, फेज 1 ऑफ भारत माला प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो ये आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, और इस फैक्चुअल क्वेश्चन के अंदर बेसिकली इसमें अगर हम बात करें इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की बात की गई है तो 9000 इकोनॉमिक कॉरिडोर इसमें फैलाने की बात कही है। बॉर्डर और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी रोड ये 2000 किलोमीटर की बात की गई है। एक्सप्रेसवे 800 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे और इंटरनेट जो इंटर कॉरिडोर्स एंड फीडर रोड जो हैं ये 6000। यानी ये बेटा जो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, ठीक है, थर्ड का सी और डी का 4। यानी इसका जो आंसर है वो यही है। ये एक तथ्यात्मक सवाल है जिसको आपने यहां पे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल आता है, हु अमंग द फॉलोइंग डिजीज विच वन इज नॉट इनहेरिटेड। अब इसमें यह कह रहा है कि इनमें से कौन सा रोग ऐसा है जो कि एक अनुवांशिक रोग नहीं है। चलिए सबसे पहले हम अलग अलग रोगों को देख लेते हैं कौन कौन सा रोग इसके अंदर है। तो पहला रोग जो है बच्चों ये कह रहा है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक आपका पाचन तंत्र संबंधित रोग है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे शरीर का जो हमारी जो आहार नाल है उस आहार नाल में उदर में आपकी जो उदर के अंदर की म्यूकस लेयर होती है यानी श्लेष्मा झिल्ली होती है, ये श्लेष्मा झिल्ली प्रभावित होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं। ये एक अनुवांशिक रोग है। दूसरा जो है दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम क्या है, अच्छा एक चीज समझना, एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइसोमी। देखो इंसान में अगर हम हमारे कुल क्रोमोसोम की संख्या देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कुल जो क्रोमोसोम है उनमें हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं। इन 23 पेयर में 23 जोड़ी गुणसूत्रों में हमारे पास 22 पेयर
हमारे शरीर के बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और एक पेयर, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे लैंगिक डिटर्मिनेशन के लिए। तो ये एक पेयर आपके पास XX हो सकता है अथवा XY हो सकता है। यदि XX है तो महिला होगी, XY होगा तो पुरुष होगा। अब ट्राइसोमी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ट्राइसोमी का कॉन्सेप्ट सिंपली ये कहता है कि इन पेयर्स में से, इन जोड़ों में से अगर किसी भी एक में एक जोड़ा अतिरिक्त हो जाए। डाउन सिंड्रोम क्या होता है बच्चों? इसमें जो 21 पेयर होता है, 21वां पेयर होता है, इसमें ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब इसमें एक क्रोमोसोम अतिरिक्त हो जाता है, और इस एडिशनल क्रोमोसोम के कारण व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम अकर करता है, जिसमें उसके लोअर लिप का लटक जाना यानी निचले होंठ का लटक जाना, चेहरे का मोंगोलॉइड हो जाना और गर्दन का छोटा हो जाना जैसे लक्षण आपके प्रेजेंट है। अगला जो रोग है दोस्तों ये कहलाता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा रोग जिसमें जो व्यक्ति का मसल मास है, ठीक है, जो उसकी मांसपेशियां होती हैं, वो धीरे धीरे उनका विगलन शुरू हो जाता है। यह भी एक अनुवांशिक रोग है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन इसमें दोस्तों सबसे सिंपलेस्ट ऑप्शन में से एक है, दैट इज मलेरिया। अब हमें पता है कि मलेरिया जो है एक ऐसा रोग है जो कि अनुवांशिक नहीं है, ठीक है। ये आपका फैलता, इसका स्प्रेड होता है एनोफ्लीज मच्छर के कारण, और इसका जो कारक होता है यानी कॉज होता है, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम का आपका एक रोगाणु यानी कि पैथोजन होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच कमिटी हैड सजेस्टेड पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज? अच्छा दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित दोस्तों जो हमारी समिति है वो स्वर्ण सिंह समिति है, और यही इसके सवाल का उत्तर है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए हमारे संविधान ने हमें कुछ मौलिक कर्तव्य दिए हैं। कर्तव्य का मतलब क्या हुआ? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखिएगा सबसे पहली बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 4A, ठीक है, सॉरी पार्ट 4A, आर्टिकल 51A, पार्ट 4A आर्टिकल 51A, बेटा जी ये डील करता है हमारे किससे? फंडामेंटल ड्यूटी से, यानी कि मौलिक कर्तव्यों से। ये जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, ये हर एक भारतीय को कुछ ड्यूटीज, कुछ कर्तव्य संविधान द्वारा दिए जाते हैं, और ये कर्तव्य कहते हैं कि हर व्यक्ति को क्या करना है, आपका इन कर्तव्यों का पालन करना है, ठीक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और साथ साथ इस समिति द्वारा भी यह सुझाव दिया गया था कि यदि कोई अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जहां भी अधिकार होते हैं, अधिकारों के साथ स्वतः ही कर्तव्य भी आते हैं। ये दोनों के दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। राइट्स ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्स द ड्यूटीज एंड ड्यूटीज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्स द राइट। तो चलिए दोस्तों, इस बात के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर की तरफ। तो ये क्या कहता है? ये कहता है व्हाट आर द एलिमेंट्स इन ग्रुप 0 इज कॉमनली नोन एज। बच्चों ग्रुप 0 जो है वो आपका इनर्ट गैसेस को कहा जाता है। इनर्ट गैस ये वो गैसेस होती हैं जो किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी प्रकार की कोई भी अभिक्रिया प्रस्तुत नहीं करती है, यानी कोई भी रिएक्शन हमें इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इनको इनर्ट गैस कहा जाता है। सबसे कॉमनली यूज्ड इनर्ट गैस, जैसे कि अगर हम हीलियम की बात करें, हीलियम एक बहुत इंपॉर्टेंट इनर्ट गैस है। ये बहुत ज्यादा हल्की होती है, और हीलियम का जो मेन यूज होता है वो दो जगहों पे बहुत ज्यादा यूज की जाती है। जैसे जो डाइवर्स होते हैं, जो सी डाइवर्स होते हैं, डीप सी डाइवर्स होते हैं, वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर ये हीलियम भर के जाते हैं। साथ ही साथ जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो ये आपके जो डाइवर्स होते हैं वो भी हीलियम को मिक्स करके उसका इस्तेमाल आपका ब्रीदिंग में करते हैं, यानी डीप सी ब्रीदिंग में करते हैं। इसके अलावा जैसे एक गैस होती है इसी के अंदर नियॉन, और नियॉन जो है बेटा ये उपयोग में लाई जाती है ग्लो साइंस के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की ओर।
हु वॉज द सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और सेकंड जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, ये वो वाइस प्रेसिडेंट है जो वाइस प्रेसिडेंट के बाद प्रेसिडेंट बने, और इसका आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो कौन थे? हमारे सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। ठीक है, एक बात और, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे पहले व्यक्ति हैं, ये हमारे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी सेवा काल के दौरान मृत्यु हुई थी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया विद 5-year प्लान्स दे इनिशिएटेड। ठीक है, तो बच्चों, पंडित नेहरू द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी 10वीं पंचवर्षीय योजना, और डॉक्टर मनमोहन सिंह 11वीं पंचवर्षीय योजना इसको शुरू करने वाले थे। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है, फर्स्ट का बनेगा ए, तो फर्स्ट का हो गया ए, सेकंड का हो गया सी, और थर्ड का हो गया बी, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका आंसर रहेगा। चलिए, कुछ इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को देख लेते हैं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, फर्स्ट 5-year प्लान भी इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था, सेकंड 5-year प्लान भी इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, दो चीजों के लिए इनको जाना जाता है, एक ऑपरेशन विजय और दूसरा ऑपरेशन शक्ति, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये जिस समय पे हमारी कंट्री के अंदर एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव कदम उठाया गया था, जिसको हम लोग कहते हैं एलपीजी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये उस समय पे भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे, श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के समय पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ठीक है, अच्छा दोस्तों, तो ये आपके प्रमुख क्वेश्चंस हैं, इसमें से हमने उन क्वेश्चंस को रिमूव कर दिया है, इस सेट में से उन क्वेश्चंस को ही हटाया गया जो आपके बेसिकली करंट अफेयर्स से संबंधित सवाल हैं। ठीक है, तो गाइज यहां पे हम लोग इस सवाल को, इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।